प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्केबाज निखत जरीन को महिला विश्व चैंपियनशिप फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। निखत जरीन को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि मैं मनीषा मून और परवीन हुड्डा को भी कांस्य पदक जीतने पर बधाई देता हूं। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन उम्मीदों पर खरी उतरती हुई गुरुवार को इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियन के फ्लाईवेट यानी कि 52 किलोग्राम वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जोटामस को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी निखत जरीन को बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से सामाजिक कार्यों के माध्यम से देश निर्माण के कार्य में जुड़ने को कहा है। प्रधानमंत्री ने ये बात वडोदरा, गुजरात में आयोजित एक युवा शिविर को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। इस युवा शिविर का आयोजन श्री स्वामीनारायण मंदिर, कुंडलधाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर, करेलीबाग द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर डेम सुसान डॉगन और प्रधानमंत्री डॉक्टर राल्फ गोंजाल्विस से मुलाकात की। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस ने कर संग्रह में सूचना और सहायता के आदान प्रदान और ओल्ड कार्टर कम्युनिटी सेंटर के नवीनीकरण पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास की यात्रा में अर्जित अपने अनुभव, ज्ञान और कौशल को साथ ही विकासशील देशों के साथ साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति ने किंग्सटाउन के बॉटेनिकल गार्डन में चंदन का पौधा लगाया, सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा और बच्चों से बातचीत भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। स्पीकर ने 3 मूर्ति परिसर में निर्मित संग्रहालय के दोनों ब्लॉक में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन की झलक के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का अवलोकन भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये अद्भुत संग्रहालय स्वाधीन भारत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतिबिंब है। भारत ने आजादी के बाद जो प्रगति की, जो उपलब्धियां हासिल की, उनको जानने समझने का अनूठा माध्यम है ये संग्रहालय। उन्होंने देश के सभी नागरिकों को इस संग्रहालय की यात्रा करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को वैचारिक लड़ाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, विश्वविद्यालयों को विचार आदान प्रदान करने का मंच बनना चाहिए, वैचारिक लड़ाई का स्थान नहीं। टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है। मलिक की सजा निर्धारित करने को लेकर एनआईए कोर्ट में सजा पर बहस 25 मई से शुरू होगी। दिल्ली की एक अदालत में यासीन मलिक ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोप स्वीकार किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आज मलिक को दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। ये रोड रेस का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेस में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सत्ता में आने के 8 साल बाद भाजपा सरकार ने यह कार्रवाई की है। भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में बनाए जा रहे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। साल 2008 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा को यह लाइसेंस दिया गया था। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के डायरेक्टर की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर आज 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए वाराणसी की सिविल अदालत पर कोई भी आदेश देने की रोक ली है। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को ही होनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए सुनवाई शुक्रवार को करने की अपील की थी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के बीच मथुरा के जिला जज की अदालत ने
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप श्री कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और श्री कृष्ण विराजमान केस फाइल नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस साल से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET आयोजित कराने का फैसला किया है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने गुरुवार को ये जानकारी दी। ये फैसला तब आया है जब हफ्तों पहले यूजीसी प्रमुख ने ऐलान किया था कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET के अंक अनिवार्य होंगे, न कि 12वीं कक्षा के अंक, और केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिर गया। हादसा देर रात का है और बताया जा रहा है कि सुरंग का हिस्सा गिरने की वजह से वहां पर काम करने वाले 6 से 7 लोग फंस गए हैं, जबकि 4 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग के अंदर फंसे लोग सुरंग के ऑडिट का काम करने वाली कंपनी के लोग हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। उनका स्वागत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बलराम जाखड़ एक अनुभवी राजनेता हैं और पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की मांगों, BBMB में पंजाब की नुमाइंदगी, सरहद पर ड्रोन रोकने, बासमती पर MSP, बॉर्डर इलाकों और पंजाब में सुरक्षा के मामलों पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर राशन पहुंचाने की योजना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों और विधान भवन में नेशनल ई-विधान केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विधानमंडल की कार्यवाही को पेपरलेस कर लिया गया है। केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक में बारिश अब भी जारी है। भारी बारिश की वजह से यहाँ हालात गंभीर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कुछ इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। देश का पूर्वोत्तर राज्य असम इस समय बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ और बारिश के हालात को देखते हुए कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। असम में करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 3 मंडलों के 147 गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। सड़क संपर्क टूटने से कई इलाके कट गए हैं। बाढ़ और बारिश के बीच लगातार राहत बचाव का काम जारी है। सेना और NDRF के जवान अलग अलग क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत और बांग्लादेश ने गुरुवार को फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के मौके पर सह निर्माण फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन का ट्रेलर संयुक्त रूप से जारी किया। इस मौके पर भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बांग्लादेश के मंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आज से दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। जो बाइडेन टोक्यो में दूसरी क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां क्वाड देशों यानी कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यूक्रेन वॉर को लेकर नाराज जापान रूस पर हाईटेक सामानों के निर्यात को लेकर प्रतिबंध लगाएगा। रूस को निर्यात के लिए बैन सामानों की सूची में तेल शोधन उपकरण, क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
परमाणु बल माइक्रोस्कोप और 3D प्रिंटर शामिल है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 के संदिग्ध लक्षणों वाले 2,62,270 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के करीब 20 लाख संदिग्ध मामले अब तक सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बीते 24 घंटे में एक की मौत के साथ साथ देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है, जबकि देश में अप्रैल के अंत में 19.8 लाख लोगों को बुखार हो चुका है, जिनमें से कम 7,40,160 लोग अब भी क्वारंटीन में हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपूर्ति श्रृंखला सहित कई मुद्दों को उठाया, जो ब्रिक्स देशों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए जरूरी है। खासकर भारत की तरफ से कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा, खाद्य सामग्री और सामानों की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को उठाया गया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा है कि भारत के परमाणु हथियारों की संख्या और उसकी सैन्य ताकत को देखते हुए पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करना जारी रखेगा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरियर ने सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के सदस्य के तौर पर यह बात कही। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है। पिछले 70 से अधिक सालों के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पाया है। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट दी गई थी, लेकिन श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया। वहीं श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा है कि उनका देश आर्थिक संकट टालने के लिए कर्ज नहीं चुका रहा है, यानी ये प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी आर्थिक योजना के तहत कई सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने मोबाइल फोन, कारों, घरेलू उपकरणों और हथियारों जैसे सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि इस कदम से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल के समय में काफी कमजोर हो गया है। $1 की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया भर में भुखमरी का स्तर एक नई ऊंचाई पर है। उन्होंने दुनिया से इसके खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है। उन्होंने ये बात ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन के दौरान कही। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या केवल 2 वर्षों में दोगुनी हो गई है। पहले जो संख्या 13.5 करोड़ थी, वो अब 27.6 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से 500% से अधिक की वृद्धि हुई है। The Russian invasion in Ukraine is amplifying and accelerating all these factors: climate change, COVID-19, and inequality. It threatens to tip tens of millions of people over the edge into food insecurity, followed by malnutrition, mass hunger, and famine in a crisis that could last for years. But let's be clear, there is no effective solution to the food crisis without reintegrating Ukraine's food production, as well as the food and fertilizer produced by Russia and Belarus, into world markets despite the war. भारत वैश्विक गेहूं की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पर पड़े प्रतिकूल असर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कहना है भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव, संघर्ष और खाद्य सुरक्षा पर एक खुली बहस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के संघर्ष के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। यदि तुरंत संवाद और कूटनीति के साथ इसका समाधान नहीं निकाला गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर परिणाम होंगे, जो खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने और 2030 तक भूख मिटाने के ग्लोबल साउथ के प्रयासों को पटरी से उतार देंगे।